हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चर क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट सेकेंड का 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, लॉन्ग वाला, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, आलू के पछेती झुलसा रोग के लक्षण, रोगजनक तथा प्रबंधन के बारे में लिखिए। ठीक है, आलू में पछेती झुलसा रोग जो लगता है उसका लक्षण लिखना है, उसका पैथोजन लिखना है, रोगजनक लिखना है और उसके मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, प्रबंधन के बारे में लिखना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका लक्षण देखेंगे, तो इसका लक्षण सबसे पहले देखेंगे पत्तियों पर क्या दिखाता है। तो पत्तियों पर यह क्या लक्षण दिखाता है उसको देखेंगे। तो हरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे जो धीरे धीरे बढ़ते हुए भूरे और सूख जाते हैं। ठीक है, पत्तियों पर यह क्या करता है कि हरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनाता है जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ भूरा होता है और सूख जाता है। ठीक है, पत्तियों के किनारे से शुरू होकर धब्बे पूरे पत्ते में फैल जाते हैं। ठीक है, पत्तियों के जो किनारा है वहां से शुरू होकर पूरे पत्ते पर फैल जाते हैं धब्बे। गंभीर मामलों में पत्तियां पूरी तरह झुलस कर गिर जाती है। जब जब यह रोग जो है बहुत ही उग्र हो जाता है उस समय पत्तियां पूरी तरीके से झुलस कर गिर जाती हैं। तो यह पत्तियों पर इसका लक्षण था। तनों पर क्या लक्षण दिखाता है, तो तने पर क्या लक्षण दिखाता है, तो तना भूरे रंग के धब्बे जो बाद में दरारें बन जाती है। ठीक है, तनों पर भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो कि बाद में दरारें बना लेती हैं। तना कमजोर होकर टूट सकता है। तना जो होता है इस रोग से प्रभावित पौधा जो उसका तना कमजोर होकर टूट सकता है। कंद पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भूरे रंग के धब्बे जो कि अंदर की ओर बढ़ते हुए सड़न पैदा करते हैं। सड़े हुए कंद नरम और बदबूदार हो सकते हैं। ठीक है, जो सड़े हुए कंद होते हैं वह नरम और बदबूदार हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका पैथोजन, रोगजनक। तो मतलब यह किसी कारण होता है क्या, कौन सा फफूंद है या कौन सा बैक्टीरिया है, तो किसी कारण होता है। तो यह एक फफूंद है, उसी कारण होता है। फफूंद का नाम क्या है, तो फफूंद का नाम है फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस, इस फफूंद का नाम क्या है, फाइटोपथेरा इन्फेस्टेंस इसका नाम है। यह गीले और ठंडे मौसम में पनपता है। यह जो है फफूंद या फंगस, यह कहाँ पनपता है, गीले और ठंडे मौसम में पनपता है। यह हवा और पानी के माध्यम से फैलता है और हवा और पानी के माध्यम से फैलता है। ठीक है, तो यह हो गया इसका क्या, पैथोजन हो गया, रोगजनक हो गया। इसका मैनेजमेंट देखेंगे, मतलब इसको कैसे कम कर सकते हैं या नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। इसके नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। ऐसी किस्मों को चुननी चाहिए जो पछेती झुलसा रोग के प्रति प्रतिरोधी हो। ठीक है, क्या करना चाहिए, प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए। आगे है, स्वस्थ बीज कंदों का उपयोग करें। बुआई के लिए स्वस्थ जो बीज हैं आलू के, उन कंदों का प्रयोग करना चाहिए। बीज कंद जो है उनको रोपण से पहले किसी प्रमाणित स्रोत से प्राप्त करना चाहिए और उन्हें रोग मुक्त होने के लिए उनकी जांच करनी चाहिए। ठीक है, आगे फसल चक्र का पालन। तो आलू को एक ही खेत में लगाकर 2 साल तक न लगाएं, मतलब आलू जो है उसको एक ही खेत में 2 साल तक नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है, खेत की उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। जिस भी खेत में आप आलू की बुआई कर रहे हैं उस खेत में जल निकासी की सुविधा जो है अच्छी होनी चाहिए, उचित जल निकासी की सुविधा होनी चाहिए। जल भराव से बचना चाहिए क्योंकि रोगजनक के विकास को बढ़ावा देता है। मैंने पहले बताया कि ये पानी पनपता है। आगे खरपतवारों को नियंत्रित करें। जो भी उसमें खरपतवार, उन सभी खरपतवारों को नियंत्रित करें। खरपतवार बीमारी के फैलने में मदद कर सकती है। ठीक है, तो खेत में जो भी खरपतवार उनको नियंत्रित करें। इसका रोग नियंत्रण क्या है, रोग अभी हम लोगों ने देखा कि इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। यदि रोग लग गया तो रोग के शुरुआती लक्षणों पर फफूंदनाशकों का छिड़काव करें। रोगनाशकों का छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर करें। किसी भी रोगनाशक का छिड़काव करें 10 से 15 दिन के अंतराल पर, रोग की शुरुआती अवस्था में। ठीक है, संक्रमित जो पौधे हो गए हैं उनको हटाकर नष्ट कर दें। संक्रमित पौधे को जला दें या गड्ढे खोद कर दबा दें। ठीक है, खेत में उचित स्वच्छता बनाए रखें। खेत से संक्रमित पत्तियों और तनों को हटा दें। तो यह पहला हो गया आप लोगों का क्वेश्चन, ये आलू के पछेती झुलसा रोग जो है इसका लक्षण बताइए, इसका रोगजनक बताइए, मैनेजमेंट बताइए। मैंने बता दिया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन, फंगल विल्ट और बैक्टीरियल विल्ट में अंतर बताइए। ठीक है, फंगल विल्ट क्या होता है और बैक्टीरियल विल्ट क्या होता है, दोनों में अंतर बताइए। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कारक जो है इन दोनों के उसको देख लेते हैं। तो फंगल विल्ट जो होता है इसमें विभिन्न प्रकार के फंगस आते हैं, फफूंद आते हैं, जैसे कि फ्यूजेरियम, वर्टिसिलियम, कोलेटोट्रिकम द्वारा, मतलब ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार के फफूंद द्वारा होता है।
और बैक्टीरियल विल्ट जो होता है विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है, ठीक है। जैसे रालोस्टोनिया, सोलेनेसेरियम, यह क्या है, तो यह एक बैक्टीरियल विल्ट है। और फंगल विल्ट में क्या है, फ्यूजेरियम वर्टिसिडियम कोलेटोट्रिकम, ये क्या है, ये फंगल विल्ट है, ठीक है। तो ये तो कारक वाली बात होगी। लक्षण देखेंगे तो लक्षण जो है सामान्य लक्षण का पहले देख लेते हैं। तो इसका लक्षण की पत्तियों पर मुरझा जाती है, मतलब आमतौर पर दिन के दौरान होता है और रात में ठीक हो जाता है, ठीक है। पत्तियों का पीला होना और झड़ना, पत्तियां पीला हो जाती हैं और झड़ जाती हैं, ठीक है। तने कमजोर हो जाते हैं और टूट जाते हैं। संवहनी वाहिका जो होती हैं वे भूरे रंग में बदल जाती हैं, ठीक है। इसका विशिष्ट लक्षण क्या है, तो फंगल विल्ट जो है इसका विशिष्ट लक्षण है पत्तियों पर धब्बे या घाव हो सकते हैं। फंगल विल्ट जो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो पत्तियों पर क्या हो सकता है, धब्बा हो सकता है या घाव हो सकता है। तना पर पूरे भूरे रंग का रिसा हो सकता है। मुरझाना आमतौर पर जड़ों से ऊपर शुरू होता है। इसमें जो पौधे होते हैं वो मुरझाते कहाँ से, तो जड़ के ऊपर से मुरझाना प्रारंभ होता है, किसमें, फंगल विल्ट में, ठीक है। और जो बैक्टीरियल विल्ट होता है इसमें पत्ती अचानक मुरझा जाती है और सूख जाती है, ठीक है। फंगल विल्ट में, सॉरी, बैक्टीरियल विल्ट में पत्तियां जो है अचानक मुरझा जाती हैं और सूख सकती हैं। तने से सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ठीक है। बैक्टीरियल विल्ट में क्या होता है, तने से सफेद चिपचिपा पदार्थ निकलता है। पत्तियां जो है मुरझाना आमतौर पर पौधे के आधार से शुरू करती हैं, ठीक है। पत्तियां जो होती है वह, या मुरझाना जो होता है वह आमतौर पर पौधे के आधार से, मतलब नीचे शुरू होता है, ठीक है। रोग का प्रसार कैसे होता है, तो फंगल विल्ट में जो रोग का प्रसार होता है वह बीज, मिट्टी, पानी और हवा के माध्यम से फैलता है और ठंडे और गीले मौसम में अधिक रोग गंभीर हो जाता है, मतलब। और बैक्टीरियल विल्ट जो होता है यह संक्रमित पौधे, मिट्टी, पानी और कीटों के माध्यम से फैल सकता है। गर्म और आर्द्र मौसम में यह रोग अधिक गंभीर हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बहुत ही ज्यादा खतरनाक दोनों हैं, बैक्टीरियल विल्ट और फंगल विल्ट। इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करना चाहिए, तो प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, मतलब ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जो कि विल्ट डिजीज के प्रति क्या हो, रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोधी हो। स्वस्थ बीज कंदों का प्रयोग करना चाहिए। फसल चक्र का पालन करना चाहिए। खेत की उचित जल निकासी सुनिश्चित करनी चाहिए। खरपतवारों को नियंत्रित करना चाहिए, ठीक है। रोग नियंत्रण उपाय, मतलब रोग को नियंत्रित कैसे किया जा सके, तो फफूंदनाशकों का छिड़काव करना चाहिए। रोग को नियंत्रित करने के लिए क्या करना चाहिए, अभी हम लोगों ने देखा क्या, बैक्टीरियल वाले में, अब फंगल वाले में देख रहे हैं, ठीक है। दोनों का अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो फफूंदनाशकों का छिड़काव करना चाहिए फंगल वाले में। संक्रमित पौधों को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। और जो बैक्टीरियल विल्ट में जीवाणु नाशकों का छिड़काव करना चाहिए। संक्रमित पौधे को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और यह क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा था बैक्टीरियल विल्ट और फंगल विल्ट में अंतर बताइए, तो मैंने अंतर आप लोगों को बता दिया। उम्मीद करते समझ में आ गया। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कपास के विल्ट डिजीज तथा गेहूं के येलो रस्ट के रोगजनक एवं रोग चक्र के बारे में बताइए, ठीक है। कपास का जो विल्ट डिजीज है और गेहूं का जो येलो रस्ट है उसका रोगजनक एवं रोग चक्र के बारे में बताना है। चलिए देखते हैं। कपास का विल्ट डिजीज और गेहूं का येलो रस्ट या पीला रतुआ रोग। तो कपास का विल्ट डिजीज सबसे पहले देखेंगे, तो इसका रोगजनक क्या है, मतलब किस कारण होता है, तो वर्टिसिलियम डायली के कारण यह रोग होता है, या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम या फ्यूजेरियम वासिनिफेक्टम के कारण यह जो रोग होता है वो होता है, ठीक है। ये कहाँ पर रहते हैं, तो ये मिट्टी में रहते हैं और संक्रमित बीज या पौध अवशेषों के माध्यम से फैलते हैं। ये मिट्टी में रहते हैं और संक्रमित बीज और फसल अवशेषों के माध्यम से, या बीज या पौधे के अवशेषों के माध्यम से फैलते हैं। इसका रोग चक्र देखेंगे तो सबसे पहले क्या करता है, संक्रमण करता है। बीज या मिट्टी से संक्रमित माइक्रो ऑर्गेनिज्म जड़ों में प्रवेश करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह संवहनी वाहिकाओं में बढ़ते हैं, पानी और पोषक तत्वों के परिवहन को बाधित करते हैं, मतलब रोकते हैं। पत्तियां जो होती है धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाती हैं और आमतौर पर दिन और रात में ठीक हो जाती हैं। और पत्तियों का पीला होना और झड़ना शुरू हो जाता है। तने कमजोर होकर टूट जाते हैं। पौधे धीरे धीरे मुरझाकर सूख जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब पौधे पूरी तरीके से सूख जाते हैं। अब देखेंगे गेहूं के येलो रस्ट के बारे में, पीला रतुआ रोग के बारे में। तो इसका रोग जनक क्या है, तो यह एक फंगस कार्ड होता है। फंगस का नाम है पोकिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, ठीक है। यह इसको ट्रिटिकी भी बोला जाता है, फ्यूजन स्पीसीज भी बोल सकते हैं इसको। तो ये हवा में फैलने वाले बीजाणुओं द्वारा होता है, ठीक है। ये हवा में जो फैलने वाले बीजाणु होते हैं उनके कारण होता है। इसका रोग चक्र क्या है, तो ये सबसे पहले क्या करता है, हवा में फैलता है, ठीक है। इसके जो बीजाणु होते हैं हवा में फैलते और पत्तियों पर जमा हो जाते हैं। यह जो रोग होता है इसमें जो बीजाणु होते हैं वह हवा में उड़ते हैं और पत्तियों पर जमा हो जाते हैं। अनुकूल परिस्थिति में बीजाणु अंकुरित होते हैं और पत्तियों में प्रवेश करते हैं। कवक जो होता है पत्ती तक में बढ़ता है और क्लोरोप्लास्ट को नष्ट करता है। पत्तियों पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं
जो धीरे धीरे बढ़ते हैं और पूरा पत्ते को ढक लेते हैं। संकरित पत्तियां होती धीरे धीरे सूख जाती हैं और गिर जाती हैं। रोग गए गंभीर रूप से संक्रमित होने पर यह दाने के आकार और मात्रा को भी कम कर सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे इसके नियंत्रण का उपाय दोनों रोगों के लिए एक ही है। तो प्रतिरोधी किस्म, ये देखिए सभी के लिए यूज कर लेंगे आप लोग। ठीक है, प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें, स्वस्थ बीजों का प्रयोग करें, उचित फसल चक्र का प्रयोग करें, संतुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करें, संतुलित मात्रा में जल का प्रयोग करें। ठीक है, खेत की उचित जल निकासी सुनिश्चित करें, मतलब जहाँ पर भी आप बुआई कर रहे हैं वहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। खरपतवारों को नियंत्रित करें, रोगग्रस्त पौधों को हटाकर नष्ट कर दें, रोगनाशकों का उचित उपयोग करें। ठीक है, तो यह था आप लोगों का 3 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग बताया। 3 ही क्वेश्चन मैंने बताया भी है आप लोगों को सिर्फ, और क्योंकि टाइम आज ही एग्जाम भी है आप लोगों का, और वीडियो मैं पिछले कुछ दिनों से नहीं बना रहा था, लेकिन आज मैंने बनाया। आप लोगों को एग्जाम था, बहुत ज़्यादा मैसेज आया था, इसकी वजह से। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों का शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।